हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है पिथ एंड सब्सटेंस की, इस डॉक्ट्रिन को हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में। हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ये डॉक्ट्रिन कब एप्लीकेबल होती है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, रोल क्या है, ये डॉक्ट्रिन का आउटकम्स क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, केस लॉस को डिस्कस करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये बहुत ही हेल्पफुल है इसको समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का कोई रेफरेंस नहीं है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में नहीं बताया गया है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये हमारे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई केस लॉस में अडॉप्ट किया गया, यानी हमारे जूरिस्प्रूडेंस में इसको पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई केस लॉज में यूज़ किया है और ये जो डॉक्ट्रिन है वो अपने आप में बहुत ही पुरानी लीगल डॉक्ट्रिन है। इसका सबसे पहला ओरिजिन हमें मिलता है कनाडा, जिसके कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रेफरेंस हमें मिल जाता है। अगर हम बात करें इंडियन रेफरेंस में, तो इंडियन रेफरेंस में जो डॉक्ट्रिन है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग सबसे पहले दो शब्द से मिलकर बना है, पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ और सब्सटेंस। पिथ शब्द का मतलब होता है ट्रू कैरेक्टर। ट्रू कैरेक्टर, ट्रू नेचर क्या है किसी चीज़ का, उसे एक पिथ कहते हैं। और सब्सटेंस का मतलब इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का ऐसा पार्ट जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। अगर उस पार्ट को उस वस्तु से अलग करेंगे तो उस वस्तु का ऑब्जेक्ट ही खत्म होगा, वस्तु का जो मेन नेचर है वही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर पिथ का है तो कोई ट्रू कैरेक्टर, और सब्सटेंस का मतलब इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ समथिंग। यहाँ पर हम लॉ के रेफरेंस में देख रहे हैं तो पिथ का मतलब हुआ लॉ जो है कोई लेजिस्लेशन, उसका ट्रू नेचर क्या है, उसका ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है, वो पिथ कहलाता है। एसेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड पिथ, यानी एसेंस ऑफ लॉ क्या है वो पिथ हो गया। और सब्सटेंस का मतलब लॉ के रेफरेंस में इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लॉ, यानी किसी लॉ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट, ऐसा पार्ट जो लॉ से अगर निकाल दिया जाए तो उस लॉ का पूरा ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा और उस लॉ का जो पूरा उद्देश्य है वो अर्थहीन दिखेगा आपको, तो उसे सब्सटेंस कहेंगे। तो जो डॉक्ट्रिन है वो पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में ही पता करती है। वो ये पता करती है कि कोई लॉ है तो उस लॉ का ट्रू नेचर क्या है, उस लॉ का एसेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है उस पर्टिकुलर लॉ का। साथ ही साथ ये जानना चाहती है क्या उस लॉ का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर किसी भी लिस्ट में फॉल करती है तो वो लॉ किस लिस्ट में फॉल करती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी उस लॉ को बनाने की, ये सारी बातें हमें डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से पता चलती है। रैशनल बिहाइंड दिस डॉक्ट्रिन, यानी रैशनल क्या है इस डॉक्ट्रिन को लाने का, उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट करने का। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये डॉक्ट्रिन क्या है। तो जो ये डॉक्ट्रिन है पिथ एंड सब्सटेंस की, वो ये बात करता है कि अगर कोई दो लेजिस्लेटिव पावर है, जैसे कि कनाडा और इंडिया में आपको दो लेजिस्लेटिव पावर मिल जाती है, सेंटर और स्टेट। कनाडा में आप उसे डोमिनेंस एंड प्रोविंसेस कहते हैं, इंडिया में सेंटर, यूनियन और स्टेट कहते हैं। तो जो ये यूनियन और स्टेट है इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर के बीच में, वहाँ कुछ सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं कि ये टॉपिक्स, ये मैटर स्टेट डील करेगा, इस पर लॉ बनाएगा, ये मैटर सेंट्रल डील करेगा, इस पर लॉ बनाएगा। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिस पर दोनों लॉ बनाने की पावर रखते हैं, जैसे इंडिया में कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन, ऐसा कोई लॉ बनाती है जो इंक्रोच करता है, जो हस्तक्षेप करता है दूसरे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, अगर स्टेट ने लॉ बनाया तो सेंटर के पावर में, और सेंटर ने लॉ बनाया तो स्टेट के लॉ मेकिंग पावर में, लॉ मेकिंग सब्जेक्ट पर अगर इंक्रोच करता है, हस्तक्षेप करता है, तो ये डॉक्ट्रिन ये देखेगी तो कि जो लॉ बनाया जा रहा है किसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, मान लीजिए स्टेट कोई लॉ बना रही है, तो जो स्टेट लॉ बना रही है क्या उसका उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है, ट्रू एसेंस क्या है, ट्रू नेचर क्या है, वो जानेगी। साथ ही साथ देखेगी इसका इंडिस्पेंसिबल पार्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर कौन सा है जिस पर लॉ बनाया जा रहा है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में आता है तो स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, वो लॉ वैलिड माना जाएगा। स्टेट ऐसे किसी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाती है जो आपको देखने में तो लग रहा है स्टेट के पास पावर है, लेकिन जो उसका मेन जो लॉ है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो फॉल करता है अंडर यूनियन लिस्ट, उसके पास पावर ही नहीं है लॉ बनाने का, तो वो जो लॉ होगा वो इनवैलिड होगा।
वाइस वर्सा भी हो सकता है। सेंट्रल कोई ऐसा लॉ बनाता है जो ऐसा लगता है कि सेंट्रल अपने सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इंक्रोच किसके ऊपर कर रहा है, स्टेट्स की पावर के ऊपर। तो ऐसे लॉ क्या होंगे, अगर इनडायरेक्टली इंक्रोचमेंट है, मेन उद्देश्य क्या था, वो स्टेट की लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाना, तो वो लॉ इनवैलिड है। अगर उसका इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है, डायरेक्ट रूप में नहीं इंक्रोच कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का, कि वो लॉ के ट्रू एसेंस के बारे में समझती है कि लॉ किस लिए बनाया गया है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर को डिटरमाइन करने के बाद ये लॉ देखती है कि वो सब्जेक्ट मैटर किसके लिस्ट में फॉल करता है, किसके पास ये पावर है लॉ बनाने का, सेंट्रल के पास, स्टेट के पास, या फिर किसी थर्ड पर्सन के पास। जिसके पास वो पावर होती है, अगर उसने लॉ बनाया तो वैलिड, लॉ नहीं बनाया तो इनवैलिड। इसी के साथ साथ एक दूसरा भी डॉक्ट्रिन है, वो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल क्या है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो पूरा डॉक्ट्रिन है उसका रैशनल ये है कि टू एलिमिनेट एब्सोल्यूट इंक्रोचमेंट, यानी पूरी तरीके से एक दूसरे के लेजिस्लेटिव पावर में इंक्रोचमेंट करना को रोकने ही इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया एलिमिनेट एब्सोल्यूट इंक्रोचमेंट, यानी इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट तो अलाउ करेगा, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप उसके सब्जेक्ट मैटर पर, लेजिस्लेटिव पावर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसे रोकना और उसे ख़त्म करना ही इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का उद्देश्य है। ये जो डॉक्ट्रिन होती है वो सब्सटेंस को जांचती है, वो जांचती है कि ट्रू सब्जेक्ट मैटर क्या है उस पर्टिकुलर लॉ का, और उसके बाद ये जांचती है कि क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसके पास पावर है लॉ बनाने की और किस लिस्ट में वो फॉल करता है, किसके पास ये पावर है लिस्ट बनाने की। ये जांचने के बाद वो देखती है कि लॉ इनवैलिड है या वैलिड है। तो इसका जो आउटकम होता है कि अगर जो लॉ बना रही है उसके पास वो सब्जेक्ट मैटर सब्सटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर वो उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन के पास है, यानी वो स्टेट या यूनियन कॉम्पिटेंट है, तो ऐसे केसेस में लॉ वैलिड हो जाएंगे। अगर स्टेट और यूनियन इनकॉम्पिटेंट है, उसके पास ऐसे कोई सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की पावर ही नहीं, तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो हमें करना है कि लॉ अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया वैलिड है, इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया वॉइड है। क्योंकि आपने ज़रूर सुना होगा कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। मतलब आप अगर कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है डायरेक्टली, तो आप इंसिडेंटल या फिर एब्सोल्यूट इंक्रोचमेंट करके इनडायरेक्टली भी वो लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कैसे हुई। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो डॉक्ट्रिन है पिथ एंड सब्सटेंस की, ये कनाडा की डॉक्ट्रिन है और हमने कनाडा से इसे बोरो किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने कैनेडियन डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया। इसमें सेग्रीगेशन ऑफ पावर होता है स्टेट्स और यूनियन के बीच में, जैसे कि इंडिया में होता है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिस्ट दी गई है जिसमें पावर को डिफाइन किया गया किसके पास कौन सी पावर है। दो लिस्ट बनाई गई है, सेंटर की, स्टेट्स की। वहाँ पर सेंटर को डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनियन कहते हैं, स्टेट को प्रोविंसेस कहते हैं। तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है अंडर सेक्शन 69, 91 और 92 ऑफ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर पावर आपको मिल जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में भी सेंटर स्टेट की अलग अलग पावर है। शेड्यूल 6 में 3 लिस्ट बनाई गई है जिसमें सब्जेक्ट मैटर डिफाइन किए गए हैं, स्टेट के पास कौन सी पावर है, सेंटर के पास कौन सी पावर है। तो सिमिलर टू कनाडा, इंडिया के पास भी ऐसी बातें हैं। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बाद भी कभी कभार क्या होता है, कोई स्टेट और यूनियन की जो पावर है उसमें ओवरलैप हो जाता है। कभी कोई स्टेट लॉ बनाती है जिसको सेंट्रल के सब्जेक्ट मैटर पे रेफ़र कर जाती है, सेंट्रल के सब्जेक्ट मैटर पे इंटरफेरेंस हो जाता है, या सेंट्रल लॉ बनाती है तो स्टेट के कोई सब्जेक्ट मैटर को टच कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर कन्वर्ज होता है या ओवरलैप होता है सब्जेक्ट मैटर का एक दूसरे के, ऐसे केसेस में इस डॉक्ट्रिन को यूज़ किया जाता है और ये देखा जाता है पर्टिकुलर जो इनैक्टमेंट है, पर्टिकुलर जो लॉ है वो वैलिड है या नहीं। और ये वैलिड है या नहीं ये कैसे जांचा जाता है, ये इस बेसिस पे जाता है कितने हद तक इंक्रोचमेंट है, किस हद तक आपने हस्तक्षेप किया है दूसरे की पावर को। अगर थोड़ी बहुत हस्तक्षेप है, थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है, आपने जानबूझकर नहीं इंक्रोच किया लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में वो लॉ वैलिड होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इंक्रोचमेंट है, एब्सोल्यूट इंक्रोचमेंट है, डायरेक्ट हस्तक्षेप है, तो ऐसे केसेस में वो लॉ इनवैलिड होता है, वॉइड होता है। तो हमने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे अडॉप्ट किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने
कुछ केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस को अडॉप्ट किया, ये पता करने के लिए कि लेजिस्लेचर का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस लॉ का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या था, क्या वो दूसरे किसी लेजिस्लेटिव पावर में इंटरफेरेंस करता है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इंटरफेरेंस करता है। अगर हाँ तो वो लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करते थे, अगर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट था तो लॉ को वैलिड डिक्लेयर करते थे। तो इसका सबसे पुराना केस है अतीका बेगम एंड अनदर वर्सेस अब्दुल मगनी खान एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पूरा डॉक्ट्रिन है फेथ एंड सब्सटेंस का, ये पता करता है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर इस पर्टिकुलर लॉ का इनैक्टमेंट का वो क्या है। सब्जेक्ट मैटर को पता करता है, पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट मैटर को पता करने के बाद ये जांचता है कि ये किस लिस्ट में फॉल करता है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। यानी दूसरा काम, पहला काम सब्जेक्ट मैटर को पता करेगा, उसके ट्रू नेचर को पता करेगा, सब्सटेंस को पता करेगा, फिर ये देखेगा किसके पास ये पावर है, किस लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर आता है। उसके बाद ये इस पर्टिकुलर का ट्रू नेचर और कैरेक्टर जानेगा और ये जानेगा कि क्या लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पास पावर था लॉ बनाने का या नहीं। इसके अकॉर्डिंग उसका आउटकम होगा, पावर था तो वैलिड, पावर नहीं था तो इनवैलिड। तो इससे पूरे ही डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस कहते हैं। सिमिलर ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FM बलसारा में, अतियाबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में, और प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स में। सिमिलर ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं एंसिलरी और इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। अभी तक मैंने आपको कई बार बोला इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट, ये भी एक तरह के डॉक्ट्रिन ही है कि इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। तो इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट समझने का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट होता क्या है। अगर कोई लेजिस्लेचर जो कॉम्पिटेंट है कोई लॉ बनाती है और लॉ बनाने की पूरी प्रक्रिया में उसने जो लॉ बनाया वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे लॉ मेकिंग अथॉरिटी के पावर्स पर इफेक्ट डालता है इनडायरेक्ट वे में, इंसिडेंटल, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट, यानी उसने अपना लॉ अपने कॉम्पिटेंसी थी उसके अंतर्गत बनाया, लेकिन उस लॉ बनाने की पूरी प्रक्रिया में दूसरे लॉ मेकिंग अथॉरिटी के भी पावर में इंटरफेरेंस हो गया। ऐसे केसेस में क्या है, उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके लॉ बनाने से दूसरे के लॉ बनाने की पावर पर भी इफेक्ट पड़ा। तो इसे कहते हैं इंसिडेंटल या एंसिलरी इंक्रोचमेंट। ऐसे केसेस में जो भी लॉ होती है उसे वैलिड डिक्लेयर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है, ना कि वॉइड, यानी वो पूरी तरीके से लॉ वैलिड माना जाता है। और इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी और इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस में अगर हम बात करें दो तरह से, पहला स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाया गया और इंक्रोचमेंट हो गया। स्टेट ने लॉ बनाया अपने सब्जेक्ट के मैटर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने सेंट्रल की पावर पर इंक्रोचमेंट कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया इनडायरेक्ट वे में। तो अगर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है तो लॉ तो पूरी तरह वैलिड होगा। लेकिन केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर कंकरेंट लिस्ट पे बनाया गया, यानी ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिस पर दोनों के पास पावर है, तो वहाँ ये देखा जाएगा क्या दोनों लॉ एक साथ रह सकते हैं। अगर एक साथ वैलिड हो सकते हैं, एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो दोनों लॉ वैलिड होंगे। अगर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट को एग्जिस्ट, तो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे। रह सकते तो वैलिड, नहीं रह सकते तो इनवैलिड। और अगर कोई रिपग्नेंसी नहीं है, कोई मतभेद ही नहीं है, कोई वायलेशन ही नहीं है, एक लॉ कुछ बातें कर रहा है दूसरी लॉ कुछ अलग बातें कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो नया लॉ रहेगा वो वैलिड माना जाएगा। जो पुराना लॉ रहता है आप जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में जो पुराना लॉ रहता है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। तो ये पूरा डॉक्ट्रिन हमने समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस के बारे में। साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी एंड इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट भी हमने समझा, ऑब्जेक्ट को समझा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा, और सभी बातें हमने समझी डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस को लेकर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।